हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम आपका क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपको मेरे चैनल पर फुल कोर्स देखने को मिलेगा। हम इसका फुल कोर्स करेंगे फॉर न्यू सेशन। हम टीएस ग्रेवाल बुक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1। आपकी यहाँ पर 3 बुक्स हैं, ठीक है। 3 बुक्स में हम फर्स्ट वॉल्यूम 1 स्टार्ट करने वाले हैं, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनपीओ वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। ये आपका 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में चैप्टर आता है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से 10 मार्क्स इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। जनरली यहाँ से 6 मार्क्स का एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स का एंड एक एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। ये जनरली पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो अभी 2018 to 19 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के। तो ऐसे भी इन्होंने 10 मार्क्स कवर कर दिए थे। तो इस चैप्टर के पूरे की वेटेज 10 मार्क्स है। अब वो कैसे भी आ सकता है, ठीक है। आपको भी पता है पैटर्न बार बार चेंजेस हो आ रहे हैं, लेकिन कवर ये पूरे 10 मार्क्स करेगा। अब हम देखते हैं ये होता क्या है, एनपीओ है क्या। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एनपीओ इज सेटअप बाय इंडिविजुअल और कंपनीज एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, बट नॉट owned by them, it belongs to society। ठीक है, पहले हम 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब हम करते हैं इस पर डिस्कशन। तो एनपीओ है क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि जितने भी मोस्टली बिजनेस हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो बिजनेस क्यों करेगा। आप कहोगे प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एनपीओ कोई अगर रन कर रहा है तो उनका मोटिव क्या है कि वो सोशल वेलफेयर करे, समाज सेवा करे, ठीक है। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अब एनपीओ कौन कौन खोल सकता है, कौन कौन सेटअप कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, आप, मैं, ठीक है, कोई भी एक पर्सन इसको स्टार्ट कर सकता है, या कोई भी कंपनी, बहुत सारे लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ चैरिटेबल सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पर ये चैरिटी वगैरह का काम होगा या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उनका अधिकार है। जैसे किसी ने अपनी दुकान खोली, वो कहता है ये मेरी दुकान है, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। लेकिन अगर किसी ने एनपीओ खोला तो वो ऐसा हक नहीं जताएगा, ठीक है। वो एनपीओ किसके लिए है, वो सोसाइटी को बिलोंग करता है, वो उसने समाज सेवा के लिए खोला है, तो वो अपना हक नहीं जता सकता कि ये मेरा है, मैं ही, मेरा ही रूल चलेगा यहाँ पर। इस तरीके से काम नहीं होगा।
तो एक इसको कोई भी सेटअप कर सकता है, कोई भी कंपनी सेटअप कर सकती है, एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करना होगा और ये सोसाइटी को बिलोंग करेगा। ठीक है, हर एनपीओ की एक अपनी अलग पहचान होती है, तो इसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें थोड़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको भी पता है आजकल 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वहाँ पर आपके लिए। ठीक है, और हमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक डिटेल्स क्लियर होंगी चैप्टर में एक्चुअली है क्या। पहले क्या होता था, बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे और बस उनका काम चल जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा डीप नॉलेज पूछी जाने लगी है। ठीक है, अब एनपीओ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप सब ने एनजीओ सुना होगा, तो एनजीओ और एनपीओ सिमिलर से ही आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आप आगे कॉलेजेस वगैरह में जाओगे 12th पास आउट करके, तो वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि एनजीओ वाले एनपीओ वाले आते हैं। ठीक है, उनका मान लीजिए प्रोजेक्ट है कि वो स्लम एरिया के बच्चों को, ठीक है, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं हर संडे टू संडे। तो वो क्या कहेंगे, आपको कहेंगे कि आप एजुकेटेड हो, आप 12th पास आउट हो, आप कॉलेज में आ चुके हो, तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो आप हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़िए और हमारे साथ संडे टू संडे हर बच्चों को एजुकेशन दीजिए। ठीक है, इस जगह पर आइए और उनको फ्री में पढ़ाइए, तो आप सोशल वेलफेयर का काम करिए। इस तरीके से ये रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से काम करते हैं ये, वॉट दे डू। ठीक है, और कौन कौन से काम करते हैं, तो मैंने जैसे आपको एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे और हो सकता है जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट वर्ड लिखा क्योंकि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट लोग बहुत कम आगे बढ़कर काम करते हैं। ठीक है, या फिर कोई स्कूल्स हो गए। ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो गई, ये सब लोगों को थोड़ा फ्री में प्रोवाइड करवाना, सोशल वेलफेयर का काम करना। अब क्वेश्चन राइज होगा कि ये सब अगर कर रहे हैं तो इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसके लिए भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सोर्सेज ऑफ फंड क्या है इनके पास, तो इनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ठीक है, कई बार इनको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। पास पैसा कहाँ से आएगा, कई बार गवर्नमेंट इनको ग्रांट देती है, गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। ठीक है, लोग इनको डोनेशंस देते हैं। ठीक है, लोग भी पैसा देते हैं, डोनेशंस, या फिर एंट्रेंस फीस हो गई, अभी हम इस पर आगे बात करेंगे एंट्रेंस फीस होता क्या है, या फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, इस पर भी हम आगे आज ही बात करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, और भी एटसेट्रा, और भी सोर्सेज ऑफ फंड इनके हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने दे दिए या लोगों ने डोनेट कर दिया पैसा, सब्सक्रिप्शन फीस, एंट्रेंस फीस एटसेट्रा। अब हम आगे देखते हैं और आगे इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट हो गया, जैसे आप कह रहे हो कि ये प्रॉफिट नहीं कमाते, हम कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं कमाते। ठीक है, तो जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी वहाँ पर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, कोई भी एक पर्सन अपनी शॉप चला रहा है, सिंगल बिजनेस कर रहा है, तो वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता था, वो बनाता था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें वो बनाते थे। लेकिन ये क्या करते थे, प्रॉफिट कमाते थे, तो ये 3 चीज़ें अकाउंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एनपीओ तो प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगे, कुछ और बनेगा। तो अब हम 5th पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनेंगे, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बनाना सीखोगे, एक तो सीखोगे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम सीखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो जैसे आपको पहले आती थी, थोड़े बहुत चेंजेस है, वैसा ही फॉर्मेट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों अकाउंट्स के बारे में बात करना है, हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर में। तो 1 बाय 1 अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को।
कि ये क्या क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या? आपने 11th में पढ़ा होगा कैश अकाउंट, आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से बनाना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि उस कैश अकाउंट का नाम ही चेंज करके क्या रख दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे हमें सिमिलर वैसे ही बनाना है, और बस उसका नाम चेंज करके रख दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट में आप सिर्फ वही चीज़ें लिखते थे जो हमें पैसा मिला या हमारे पास से पैसा गया। सिमिलरली हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वही चीज़ें लिखनी है जो हमारे पास पैसा आया और जो हमारे पास से पैसा गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, टू बैलेंस BD, यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। वहाँ पर आता था बाय बैलेंस CD, यहाँ पर भी वैसा ही लिखना है, बस इसका नाम चेंज होकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। अभी फॉर्मेट हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश, कैश इंक्लूडिंग बैंक। आपको पता है मेरी जेब में पैसा रखा हो या मेरे बैंक में पैसा रखा हो, बात सेम ही है आज के टाइम में, ठीक है ना। या तो मेरी जेब में पैसा रखा हो कैश या फिर मेरे बैंक खाते में हो, बात सेम ही है। तो इट इज़ अ समरी ऑफ कैश, हमें वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, तो कैश ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट क्या हो गया, आपने 11th में पढ़ा था रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या आते थे, सारे असेट आते थे। तो कैश अकाउंट मेरा असेट है, ठीक है, कैश अकाउंट मेरा असेट होता था और ये रियल अकाउंट में आता था, तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट भी क्या है, मेरा रियल अकाउंट है। सी पॉइंट, ये कैश बेसिस फॉलो करता है। आपने 11th में पढ़े थे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस में सिर्फ कैश वाली चीज़ें आती थी, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आता था। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पर सिंपल कैश बेसिस आएगा। मतलब इसके अंदर हमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब जो भी होता था कुछ भी हमें एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। क्रॉस लगा दिया, आप लोग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर है फोर्थ पॉइंट, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब कैश, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस हो गई छोटे अमाउंट की, कम अमाउंट की ट्रांजैक्शंस और बार बार होने वाली ट्रांजैक्शंस, ठीक है। कम अमाउंट की ट्रांजैक्शंस, छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शंस और बार बार होने वाली ट्रांजैक्शंस। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस हो गई कभी कभार होने वाली ट्रांजैक्शन, बड़े अमाउंट की होने वाली ट्रांजैक्शंस। इसको देख लेते हैं। रेवेन्यू मीन्स छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शंस, कैपिटल मीन्स बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये रेकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार हो रही हैं, ये कभी कभी होती हैं। एग्जाम्पल, आपने कोई असेट परचेज करा, परचेज ऑफ असेट आप कभी कभी करते हो, आए दिन कोई असेट, मशीन, फर्नीचर परचेज नहीं करते। लेकिन आपने किसी को सैलरी पे करी, आपने किसी को रेंट पे करा, ये आपका हर महीने का है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस हो गई।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं और आजकल यही ट्रेंड आ गया है कि आपसे ये सब अंदर की चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा किसकी तरीके से है, कैश अकाउंट की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें भी समरी ऑफ कैश या बैंक की चीज़ें हम लिखते हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा गया। रियल अकाउंट है, आपने 11th में पढ़े थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो रियल के अंदर सारे असेट्स आते हैं, तो कैश अकाउंट हमारा असेट ही है, तो रियल अकाउंट। फिर कैश बेसिस फॉलो करता है, उधार वाली ट्रांजैक्शंस या फिर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस कुछ भी यहाँ नहीं आएगा। जो कैश आया, जो कैश गया, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी। यहाँ पर हर तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की। हमें ये नहीं देखना कि कब कहाँ से क्या आ रहा है, बस हमारे पास पैसा आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो आपने 11th में पढ़ा होगा टी शेप अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये मैंने टी शेप बना दिया, 2 साइड इधर, 2 कॉलम इधर, 2 कॉलम इधर, ठीक है। तो हमारा है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी साइड होती है डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। आप जो कैश अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पर लिखते थे पर्टिकुलर्स रुपीज़, हमने यहाँ पर क्या लिखना है, रिसिप्ट रुपीज़, पेमेंट रुपीज़, ठीक है। रिसिप्ट वर्ड से क्या समझ रहे हो, कुछ रिसीव होना, मतलब कैश रिसीव होना। तो अगर कैश आया तो इधर रिकॉर्ड कर दो, कहीं से भी आए, मशीन बेचकर आए, कहीं से रेंट मिले, कहीं से इंटरेस्ट मिले, कहीं से भी पैसा आए, कैश आया तो इधर लिखेंगे। पेमेंट मतलब कैश गया तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर जैसे आप 11th में कैश अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस इधर लिखते थे डेबिट साइड पे, तो यहाँ पर भी हमें सेम वैसा ही लिखना है, टू बैलेंस BD, ठीक है। इंक्लूडिंग बैंक, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक। तो कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस है और अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो दोनों यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर किसी का ओपनिंग यहाँ आता है तो क्लोजिंग नीचे आ जाता है क्रॉस में, तो बाय बैलेंस CD, कैश का भी और बैंक का भी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दोनों गिवन हो, सिंपल अगर कैश का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो हम कैश का लिख देंगे, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स आपके बैंक में थे 5,000 रुपीज़, लेकिन आपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है और आपने बैंक से निकाल लिए 6,000 रुपये, तो आपके 1,000 रुपये नेगेटिव में चले गए। तो ये जो आपके 1,000 रुपये नेगेटिव में चले गए, इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो इधर की साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर, तो बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट में मेंशन करना है बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली इसका अगर ओपनिंग इधर की साइड है तो क्लोजिंग अपोजिट में आ जाता है, तो टू बैलेंस CD, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुझे कहीं से कुछ भी पैसा रिसीव हुआ वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मुझे कहीं से, मान लीजिए मुझे कहीं से डोनेशन मिली तो मैं यहाँ लिख दूँगी टू डोनेशन। मैंने कोई असेट बेचा अपना, ठीक है, वहाँ उस, मान लीजिए मैंने फर्नीचर बेचा तो टू सेल ऑफ फर्नीचर। मुझे पैसा मिला तो कैश आया तो इसी साइड पर लिख दिया। मुझे कहीं से रेंट रिसीव्ड हुआ तो टू रेंट मैंने यहाँ लिख दिया। जहाँ से भी मुझे पैसा मिलेगा मैं यहाँ लिखती जाऊँगी, ठीक है। तो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना है अगर मेरे पास पैसा आया है तो। चाहे वो इस साल का पैसा आया हो, चाहे पिछले साल का पैसा आया हो, चाहे फ्यूचर के लिए पैसा आया हो, तब भी मुझे लिखना है।
मेरे को बस पैसा आने से मतलब है, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, चाहे कोई फर्नीचर बेच कर आया हो, चाहे कोई रेंट से मिला हो, चाहे कहीं से मुझे कोई इंटरेस्ट मिला हो, कहीं से भी पैसा मिला हो, तो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस दोनों आएंगी यहाँ पर। ठीक है। सिमिलरली अब पेमेंट की बात देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं पर रेंट पे करा, तो बाय रेंट। मैंने कोई रिपेयर करवा दी, तो बाय रिपेयर्स। मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, तो बाय बिल्डिंग। ठीक है, वो भी यहाँ आ गया। तो कहीं से भी कुछ भी पैसा हो, सब यही आएगा। अब चाहे वो इस साल का खर्चा करा हो, फ्यूचर ईयर के लिए खर्चा करा हो, प्रीवियस ईयर के लिए खर्चा करा हो, लेकिन वो यहीं आ जाएगा। और चाहे वो किसी भी नेचर का हो, डे टू डे होने वाली ट्रांजेक्शन हो या फिर साल में 2 साल में एक बार होने वाली, तो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की पेमेंट्स यहाँ आ जाएंगी, और रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स डेबिट साइड में आ जाएंगी। ये होता है हमारा फॉर्मेट। अब हम आगे देखते हैं। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया होगा तो अब हम सेकंड अकाउंट के बारे में बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह था, ये किससे सिमिलर है? ये सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इट इज सिमिलर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे 11th में, तो आप इधर की तरफ सारे के सारे खर्चे लिखते थे। आपने रेंट पे करा, सैलरी पे करी, डेप्रिसिएशन, आप यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखते थे। और इधर की तरफ फ़ायदे लिखते थे, आपको रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो आप इस तरीके से P&L अकाउंट बनाते थे। वहाँ पर आप ये हेडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखते थे, पर्टिकुलर्स लिखते थे, और यहाँ पर सारे खर्चे होते थे। फिर इधर भी पर्टिकुलर्स होता था, यहाँ पर सारी इनकम होती थी। ये भी हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप ये कह सकते हो, बस इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? तो मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे हमारे 11th क्लास में आपने पढ़ा था, सारे के सारे हमारे खर्चे और फायदे आते थे। तो इसका रूल क्या होता था? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट कर दो सारे के सारे खर्चे और नुकसान को, और क्रेडिट कर दो सारी की सारी इनकम और फायदों को। तो ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, फिर तो आपको टिक करना है नॉमिनल अकाउंट। अब सी है, कौन सा मेथड, ये कौन सा बेसिस फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मीन्स यहाँ पर कैश वाली ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, उधार वाली ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, कोई आउटस्टैंडिंग होगा वो भी आएगा, कोई प्रीपेड होगा वो भी आएगा, कोई एडवांस होगा वो भी आएगा। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन होगा वो भी आएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं छोड़ना, यहाँ पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिंपल बस कैश ट्रांजैक्शंस आ रही थी, बाकी कुछ नहीं आ रहा था। तो वो कैश बेसिस को फॉलो करता था, ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर सिंपल ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। वहाँ पर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारी कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों नेचर की, यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, मतलब छोटी मोटी डे टू डे होने वाली ट्रांजैक्शंस ही आएंगी। ठीक है, जैसे आप याद करो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो अगर आपने कोई असेट खरीदा,
तो वो नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन उस असेट को खरीदने का लॉस आता था, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको बेचने पर अगर कुछ लॉस हुआ वो आता था, ठीक है, या फिर उसको बेचने पर फायदा हुआ वो आता था, लेकिन मैंने कितने की बेची वो नहीं आता था, है ना। तो यहाँ पर भी सिंपल ये चीज़ें तो आएंगी कि मेरे को कोई एसेट बेचकर फायदा हुआ वो तो आएगा, कोई डेप्रिसिएशन हुआ वो तो आएगा, लेकिन मैंने कोई एसेट खरीदी, कितने की खरीदी वो चीज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर छोटी स्मॉल अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स आएंगी और रेकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो डे टू डे हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। नॉन कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब जिसमें कैश ना आ रहा ना जा रहा। सबसे बेस्ट एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वो भी यहाँ आता है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं छोड़नी, सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। यहाँ पर रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स आएंगी, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी। ई में आ गया नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें सिर्फ पैसा आने से मतलब था, ठीक है, कि पैसा पिछले साल का हो, करंट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो। यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर का बनता है। ये सिर्फ जिस साल का है हमारा करंट ईयर चल रहा है, सिर्फ उसी साल के खर्चे वगैरह आएंगे। फ्यूचर के या पास्ट के सारे खर्चे हमें हटाने होंगे, मतलब एडजस्टमेंट्स कर कर हटानी होंगी, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। अब हम फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसे ये मैंने फॉर्मेट बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये हमारी हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो नॉमिनल नेचर क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करो सारे खर्चों और लॉसेस को। तो डेबिट साइड पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सारे हम खर्चे या नुकसान लिखेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट करो सारे फायदे और गेन्स को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम। जब आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीज़ ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है? एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, ठीक है। अब आपने इससे पहले क्या बनाया होगा? इससे पहले आपने बनाया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने इधर कैपिटल प्लस रेवेन्यू पेमेंट्स रिकॉर्ड करी होंगी, ठीक है, चाहे बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो चाहे छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो। इधर आपने कैपिटल प्लस रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करी होंगी, चाहे बड़े अमाउंट की रिसिप्ट हो चाहे छोटे अमाउंट की रिसिप्ट हो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर की ट्रांजेक्शन्स आती है, लेकिन अभी हमने थ्योरी में क्या पढ़ा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स आएंगी। तो जितना भी आपने रेवेन्यू नेचर पर पैसा खर्च करा होगा, पेमेंट करी होगी, वो हमारा क्रॉस में उठ के इधर आ जाएगा। तो जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी, जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी। प्लस अगर नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी होंगी तो हम उसमें एडजस्टमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमें कैपिटल नेचर की चीज़ों को नहीं लिखना। सिमिलरली इधर से भी हमें कौन सी रिसिप्ट्स उठानी है? रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स उठानी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन होंगी तो वो आ जाएंगी। अब एडजस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है? आपने 11th में भी पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ, टू रेंट, आप इस तरीके से लिखते थे, कोई रेंट पे करा होता था तो। लेकिन अगर उसमें कोई आउटस्टैंडिंग होता था तो आप ऐड कर देते थे। जैसे मान लीजिए रेंट पे करा 500 रुपये, ठीक है, लेकिन 100 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने पे नहीं करा, तो आपका टोटल इस साल का खर्चा कितना?
600, आप इस तरीके से, ये एडजस्टमेंट में गिवन होता था तो हम यहाँ पर इसको ऐड करके दिखाते थे, ठीक है। या फिर आप इधर की तरफ क्या लिखते थे, टू डेप्रिसिएशन, ये लिखते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो चीज़ आएगी। या लिखते थे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पर भी वो चीज़ आएगी, ठीक है। जैसे आप P&L बनाते थे सिमिलरली वैसा सा ही बनेगा। और अगर कोई फ़ायदे होंगे बाय अदर इनकम, वो यहाँ आ जाएगी। रेंट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट मिला, कहीं से कोई डिविडेंड मिला, तो वो यहाँ आ गया। अब जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो इधर की तरफ जो आपका बैलेंस बचता था आप उसको लिखते थे नेट प्रॉफिट, और अगर इधर राइट साइड पर बैलेंस बचता था तो आप उसको लिखते थे नेट लॉस, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा। अगर मेरी इनकम वाली साइड ज़्यादा है, मेरी कमाई ज़्यादा है, इनकम वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है, और खर्चे कम हैं, तो इधर जो बचेगा बैलेंस उसको हम बोलते हैं टू सरप्लस, ठीक है, कि मेरी इनकम ज़्यादा हुई, खर्चे कम हुए, तो मेरा बच गया सरप्लस। लेकिन अगर मेरा बैलेंस इधर बचता, मेरे अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं, खर्चे ज़्यादा हुए हैं, पैसा कम आया है, इनकम कम आई है, तो इधर जो बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो हमारा इधर भी बैलेंस बच सकता है और क्रेडिट साइड पर भी बैलेंस बच सकता है। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये इतनी देर से मैम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर क्या बोले जा रही हैं, ठीक है, या फिर इस चैप्टर में हमें बहुत सारी नई टर्म्स हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ वो है क्या। तो ये कुछ नई टर्म्स हम पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, कभी कभार रिसीव होने वाला पैसा, ठीक है, ये हम जब आगे फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत इजी लगने लगेंगी, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें कैपिटल रिसिप्ट हमारी होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अब इसको आप नाम से समझिए, लाइफ मेंबरशिप मतलब कहीं की मेंबरशिप लेना, कहीं का मेंबर बनना, ठीक है। तो जितने भी जैसे हमारे एनपीओ होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एनपीओ होते हैं वो उनसे जितने भी लोग जुड़ते हैं, ठीक है, कि हमें मेंबर बना लीजिए, तो एनपीओ क्या कहता है कि आप हमें वन टाइम पेमेंट कीजिए, ठीक है, एक ही बार आप हमें पेमेंट कीजिए, लेट से 100 रुपीज़, और उसके बाद आप हमारे यहाँ के लाइफ टाइम मेंबर बन गए। उसके बाद आपको हमारे यहाँ की लाइफ टाइम, पूरी लाइफ की मेंबरशिप मिल गई, ठीक है। तो वो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये एक मेंबर को एक ही बार अपने जीवन में पे करनी है, एक ही बार अपनी पूरी लाइफ में पे करनी है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो गई, ठीक है। एक पर्सन बार बार नहीं दे रहा, इसलिए ये कैपिटल नेचर की है, और एनपीओ को, बिजनेस को मिल रही है, तो ये रिसिप्ट हो गया। और जो भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी वो हमारी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगी। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफाई करना, कुछ हमने बोल दिया, ठीक है। किसी पर्सन ने हमें कोई डोनेशन दी और उसने बोल दिया कि ये पैसा इसी काम के लिए यूज़ करना। जैसे किसी पर्सन ने हमें बोला कि आप अपने एनपीओ में, ठीक है, और नंबर ऑफ फैंस बढ़वा दो, नंबर ऑफ फैंस इंक्रीज करवाओ, मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ। तो वो पैसा आपको सिर्फ फैंस के ऊपर ही यूज़ करना है, आप उसको कहीं और लगा नहीं सकते। तो जिस पर्सन ने आपको डोनेशन दी है उसने उसका पर्पस स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, उसने उसका पर्पस स्पेसिफाई कर दिया, तो उस पैसे को हम
उस पंख फैंस लगवाने की जगह कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा स्पेशल डोनेशन हो गया, तो ये भी हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आता है हमारा लीगेसी। अब लीगेसी क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वो मर गया और उसने अपनी विल या वसीयत, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि उसमें लिख गया कि मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस पर्सन को या इस ट्रस्ट को मिलेगी, ठीक है। तो लीगेसी वो होता है, कोई पर्सन अगर मर गया और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ अमाउंट किसी को डोनेट करने के लिए लिख कर चला गया, ठीक है, वो होती है लीगेसी। अब उसने अपनी विल के अंदर तो लिखा मैं इस ट्रस्ट को 10 लाख रुपए मिलेंगे मेरी प्रॉपर्टी में से, और उसने स्पेसिफाई कर दिया वो उससे सिर्फ अपनी एक न्यू बिल्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है। पैसा तो दे गया वो पर्सन, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया कि उससे आप बिल्डिंग ही बनाओगे। तो अगर लीगेसी साथ में कोई कंडीशन स्पेसिफाई है तो वो भी क्या हो गया, हमारा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अगर उसने कोई लीगल भी कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी, ये हमें क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन में हमें लीगेसी का अमाउंट गिवन होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा दिस लीगेसी अमाउंट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से। तो हमें क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट, अब हमने कैपिटल रिसिप्ट की बात करी, अब हम बात करते हैं कैपिटल पेमेंट्स की। कैपिटल पेमेंट्स की, अब हम पेमेंट कर रहे हैं और कभी कभार होने वाली पेमेंट, कैपिटल मतलब बड़े अमाउंट की और कभी कभार होने वाली पेमेंट, तो ये आती है हमारी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगी। जैसे कोई असेट अगर मैंने परचेज करा तो मैं आए दिन तो कोई असेट परचेज नहीं करती। मान लीजिए मैंने कोई असेट परचेज करा, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, मैंने कोई असेट परचेज करा, जैसे कोई फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कोई बुक्स खरीदी, इस चैप्टर में बुक्स हमारे असेट ही है, ठीक है। या मैंने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, कहीं पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो कभी कभार मैं ये काम करती हूँ तो ये कैपिटल पेमेंट। और मैंने कुछ खरीदा तो मेरे पास से पैसा गया और फर्नीचर आ गया, पैसा गया, बुक्स आ गई, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स कहाँ जाएंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगी। तो कैपिटल रिसिप्ट, ये आपको मैंने पीछे भी बताया था, एंड कैपिटल पेमेंट्स, ठीक है, कहाँ पर नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगी, लेकिन कहाँ जाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाती हैं, ठीक है। इसमें हर तरीके की ट्रांजैक्शन जाती है, लेकिन इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं जाती है। अब हम आगे देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ जाती हैं, हमारी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फर्स्ट इज एडमिशन फीस, या फिर इसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है। अब जो भी मेंबर है जो एनपीओ में है, ठीक है, एक तो वो क्या फीस पे कर रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, और एक होती है एडमिशन फीस, ये वो हर साल पे करते हैं, ठीक है। हर साल जब भी नया साल शुरू होता है तो वो हर साल 100-200 रुपये कुछ एंट्रेंस फीस पे करते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर एज अ वॉलंटियर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा भी उसी में कंट्रीब्यूट हो जाता है,
तो ये वो हर साल पे कर रहे हैं और उनकी रेगुलर इनकम है वो। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल। सेकंड हो गया हमारा जनरल डोनेशन। अभी पीछे हमने बात करी थी स्पेसिफिक डोनेशन की, हाँ ये पैसे रखो और इससे तुम फैंस ही खरीदोगे। लेकिन अब कोई पर्सन डोनेशन दे गया और उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा, तो आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो वो हो गई जनरल डोनेशन। जैसे मंदिरों में क्या होता है, दान पेटी लगी हुई है, आप सब उसमें जा जाकर पैसे डालते हो, और लेकिन उसमें चिट्ठी थोड़ी लिख कर डालते हो कि मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ और आप इससे यही खर्च करना, इस तरीके से हम नहीं करते। तो जनरल डोनेशन है वो उस पैसे का कुछ भी करे, ठीक है, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आ गया। नेक्स्ट है लीगेसी। वही कोई पर्सन मर गया और अपनी विल में लिख गया, तो अगर उसने कोई कंडीशन स्पेसिफाई करी है कि ये पैसा बिल्डिंग बनाने में ही यूज़ होगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। लेकिन अगर उसने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, क्योंकि वो जनरल डोनेशन की तरह हो गया, हम कुछ भी करें उसका। अगर उसने सिर्फ पैसा दे दिया, अपनी विल में लिखा था कि मेरे मरने के बाद 5 लाख रुपए इस ट्रस्ट को मिल जाएंगे, तो हम उसने कुछ भी कंडीशन नहीं रखी, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करेंगे और वो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फोर्थ पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मान लीजिए एक एनपीओ है, ठीक है, इसमें 10 मेंबर है, ठीक है, वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि एवरी मंथ हम कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स से 100 रुपये हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम 10 मेंबर हैं, हम 100 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएंगे। और मान लीजिए ये एनपीओ है स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है, तो वो उस 1000 रुपये से उनके लिए हर महीने कुछ बुक्स ला सकते हैं, कुछ पेंसिल ला सकते हैं, दिवाली आ गई तो सबको एक एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, तो वो इस पैसे को कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनपीओ को पैसा मिल रहा है हर महीने, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। जैसे आप हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन लेते हो, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेते हो, कुछ अमाउंट पे करते हो, सिमिलरली यहाँ पर ये मेंबर्स हर महीने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि वो पैसा सोशल वेलफेयर में लगेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। और कुछ नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉर्मल है आपको पता है, रेंट रिसीव्ड, ये कुछ बेसिक हो गए जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एटसेट्रा। अब हम फोर्थ देखेंगे रेवेन्यू पेमेंट्स। ये सब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है ऑनोरेरियम। अब ऑनोरेरियम क्या होता है, मान लीजिए आपका, मैं एजुकेशन वाला ही एनपीओ का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड ही एनजीओ या एनपीओ है, आपने वहाँ पे किसी अच्छे पढ़े लिखे लेक्चरर को बुलाया, ठीक है, आपने कहा आप हमारे यहाँ पर आइए और इन बच्चों को कोई स्पीच देकर जाइए, हम छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो आए, ठीक है, और आप सोशल वेलफेयर का काम करते हो, तो उन्होंने भी अपनी फ़ीस नहीं ली, लेकिन आपने उनको ऑनर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आपने उनको कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो वो हो गया ऑनोरेरियम, और ये हमारा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा रेवेन्यू पेमेंट्स आपको पता है, जैसे किसी को अगर हमने वेजेस पे करी है, कोई रेंट पे करा है, कोई प्रिंटिंग या स्टेशनरी का खर्चा पे करा है, ये आप पढ़ते हुए आए हो, एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी हमने 4 तरीके के पढ़े, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स। इनको अलग से पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर नई नई टर्म्स का यूज़ हुआ है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।